हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का प्री प्लस मेंस का 15वां दिन है जो सीरीज़ चल रही है और आईपीसी का 5वां दिन है। 5वें दिन के आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, धारा 230 से लेके आज स्टार्ट कर रहे हैं 230 और 303 तक चलेंगे। ऑलमोस्ट 70 धाराएं आज हो जाएंगी, 70 इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 10 दिन में हमने सीआरपीसी पूरा आपको करके दिया है, डे 1 से लेकर डे 10 तक। प्रयास कर रहे हैं 10 दिन में ये हम आपको आईपीसी भी करके पूरा दे दें। जितने भी मेजर एक्ट हैं आपके पास जो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस में आते हैं, सबको हम 10-10 दिन के अंदर विद सुप्रीम कोर्ट विद केस लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लगा के दे रहे हैं। कंप्लीट मैटर शुरू करते हैं। धारा 230 जो आप पहली आप अध्याय पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता की, अध्याय 12 है ये, जो कि धारा 230 से लेके 263 का तक है। और ये जो अध्याय है, अध्याय 12, ये सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में है। जैसा कि हमने बताया है, ये पोर्शन 299 तक जो धाराएं हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, प्री में आती हैं। जितनी धाराएं वो सब हमने बताई हैं आपको। तो आपको यहाँ पर मेनली अध्याय याद रखना है कि अध्याय 12 230 से लेकर 263 चलेगी और इन धाराओं के बीच में क्या होगा, सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में बात होगी। एक धारा 230 पूछी जाती है सिक्का की परिभाषा। तो जो भी भारत में प्रचलित सिक्के हैं जिनको धन के रूप में यूज़ किया जाता है उनको भारतीय सिक्का कहा जाता है। इसमें एक और चीज़ है, एक पूछा जाता है प्रश्न प्री में आता है कि फर्रुखाबाद रुपया जो है वो सिक्का है या नहीं है। तो जो अब नहीं चलता है फर्रुखाबाद रुपया या फर्रुखाबादी रुपया, पहले चलता था और ये एक सिक्का था। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है, अब चलन में नहीं है। फिर अध्याय 13 पर जाइए, जो अध्याय चलेगी धारा 264 से लेकर 267 तक। और ये अध्याय 13 भी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में है। कोई प्रश्न इस अध्याय से नहीं बनता है। अध्याय 14 से प्रश्न बनते हैं। अध्याय 14 268 से लेकर 294 का तक चलेगी। और ये अध्याय 14 जो है ये एग्जैक्टली लोक स्वास्थ्य या क्षेम कहते हैं सेफ्टी को, या सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है। जिसमें पहली धारा हम लोगों को धारा 268 पढ़ना है। जिस 268 आईपीसी धारा में आपको लोक न्यूसेंस की परिभाषा बताई गई है। लोक न्यूसेंस क्या है? तो लोक न्यूसेंस क्या होता है? लोक न्यूसेंस का दोषी वो व्यक्ति है जो जनसाधारण को सामान्य क्षति पहुंचाए, संकट पहुंचाए या क्षोभ करे, नुकसान पहुंचाए। तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति लोक न्यूसेंस का अपराधी है, वो लोक न्यूसेंस कर रहा है। फिर 268 का जो लोक न्यूसेंस है, इसका दंड बहुत आगे की धारा में दिया गया है, धारा 290 में। इसलिए हमने 268 के बाद डायरेक्ट धारा 290 पढ़ाई है आपको। एग्जैक्टली इसलिए पढ़ाई है क्योंकि इसमें लोक न्यूसेंस का दंड है। तो धारा 290 कहती है अन्यथा उपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। कितना दंड मिलेगा लोक न्यूसेंस के? अगर अन्यथा कहीं उपबंधित नहीं है, अलग से अगर कुछ नहीं बताया गया है, तो लोक न्यूसेंस के मामलों में आपको जो दंड मिलता है उसका दंड जो है सिर्फ जुर्माना है, और वो भी सिर्फ 200 रुपये तक का है। और इसके अन्यथा उपबंधित कर दिया जाए तो परिस्थिति के अनुसार कोई भी दंड अधरोपित किया जा सकता है। एक धारा 271, ये अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई है कि जब से कोरोना आया है, आपने क्वारंटीन नाम सुना होगा। कोरोना में इसको हिंदी में करंतिये कहते हैं। तो करंतिये के नियम की अवज्ञा, अगर आपको क्वारंटीन किया गया है तो अगर क्वारंटीन होने मतलब आपको एकांतवास में रखना था, जैसे कोरोना में आपने देखा था 14 दिन तक एकांतवास किया जाता था, क्वारंटीन किया जाता था। तो अगर आप क्वारंटीन होने के लिए आपको आदेश दिया गया और आप उसकी नियम की अवज्ञा कर रहे हैं तो आपको 6 मास तक का कारावास हो सकता है, या जुर्माना हो जाएगा, या फिर दोनों से आपको दंडित किया जाएगा। फिर अब आ जाइए धारा 272 में। ये सारे के सारे प्री के हिसाब से हैं। जब तक धारा 299 पे हम नहीं पहुंच जा रहे हैं,
वो ये सारी धाराएं प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, मेंस में लगभग ना के बराबर आती हैं। कभी कभार शॉर्ट नोट टाइप का आ जाएगा तो आप लिख देंगे। धारा 272 कहती है विक्रय के लिए आशायत खाद्य या पेय का अपमिश्रण। पूछा जाता है किस धारा में खाद्य पदार्थों में मिश्रण से संबंधित बात की गई है, तो ये बात की गई है धारा 272 में, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थों में, खाने पीने की चीज़ों में कोई मिश्रण करेगा, कोई मतलब चीज़ें मिलावट करेगा, मिलावट पहुंचाएगा या मिलावट करेगा, तो उसको 6 मास तक का कारावास, 1000 रुपये का तक का जुर्माना या फिर दोनों से उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। एक धारा है आपके पास 277 आईपीसी की, जो कहलाती है लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित, कलुषित मीन्स होता है फॉलिंग, फॉलिंग मीन्स गंदा करना। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो लोक जल स्रोत है जिससे सारे लोग पानी भर रहे हैं या पानी पी रहे हैं या पानी का उपयोग कर रहे हैं, या जलाशय है जिसका उपयोग कर रहे हैं व्यक्ति खाना बनाने या पानी पीने के लिए, उसको अगर कोई व्यक्ति क्या करेगा, दूषित करेगा, गंदगी डालेगा, गंदगी फैलाएगा, तो वो 3 मास तक का कारावास का या 500 रुपये तक के जुर्माने का भोगी होगा। एक धारा 279 पूछ ली जाती है। 279 में 279 में कहा गया है लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। अगर कोई व्यक्ति उतावलेपन से या क्या करेगा, लापरवाही के साथ लोक मार्ग पर अगर वाहन चलाएगा तो उस पर क्या होगा, जुर्माना लगेगा कितना, 6 मास तक का और 1000 रुपये तक, 6 मास तक का कारावास होगा और 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा, या वो दोनों से दंडित किया जाएगा। कभी कभार इसमें पूछ लेते हैं कि उतावलेपन का मतलब क्या है, कि मतलब वो बेतुकी गाड़ी चला रहा है या फिर उल्टी डायरेक्शन में चलाने लगा, तो ये सब सारी की चीज़ें, हर वो काम जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सके, वो सारे के सारे काम उतावलेपन में आते हैं। यहाँ पर हमने अपना नंबर दिया है 9450770672। अगर आपको इंडिविजुअली पढ़ना है या इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है या ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, अगर आप PCSJ, HJS, APO या LLB या AIBE की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं जिसमें हम आपको गाइड करते हैं और मैटर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप बेहतर समझें तो इस नंबर पर संपर्क करें और जो भी मदद आपको चाहिए हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। फिर आप आ जाइए धारा 292 में। 290 पढ़ा चुके हैं हम पहले। 292 एग्जैक्टली धारा है अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। इस धारा 292 को हिलकिल का नियम भी कहा जाता है। पूछते हैं हिलकिल का नियम किस धारा से संबंधित, तो आप बताएंगे हिलकिल का नियम भारतीय दंड संहिता की धारा 292 से संबंधित है। होता क्या है, कोई व्यक्ति अगर अश्लील पुस्तकों का विक्रय कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको कारावास हो सकता है जो कि 2 साल तक का होगा, या फिर जुर्माना लग सकता है, और या नहीं है और जुर्माना लगेगा उस पर। और अगर वो लगातार ये काम करता रहा हो और अगली बार अगर उसको इस काम के लिए, अश्लील पुस्तकों को बेचने के लिए दोष सिद्ध की जाएगी, तो अब दोष सिद्धि बढ़ जाएगी। अब दोबारा अगर उसको दोष सिद्धि होती है अश्लील पुस्तकों के मामले में, तो 5 वर्ष तक का कारावास होगा और 5000 तक का जुर्माना भी बढ़ जाएगा। पहले जुर्माना 2000 था और सज़ा 2 साल की थी, अब जुर्माना 5000 है और सज़ा भी 5 साल की होगी दोबारा अश्लील पुस्तकों के बारे में दोष सिद्धि होने। फिर धारा 293 इसमें कहा गया है तरुण व्यक्ति को अश्लील पुस्तकों का विक्रय आदि। अब एक बात यहाँ पर आईपीसी में आप देखेंगे, तरुण है, वयस्क है, ये सारे मतलब धाराओं के हिसाब से आप उम्र भी अलग अलग पाएंगे। जैसे कि 293 में यही पूछा जाता है कि तरुण व्यक्ति उम्र कितनी होती, तो 20 वर्ष माना गया है तरुण व्यक्ति को। इसमें बताया गया धारा 293 में जो कोई 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु बेचेगा, वो 3 वर्ष तक के कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना तथा पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में 7 वर्ष तक का कारावास तथा 5000 रुपये तक का जुर्माना। कहने का मतलब है
तरुण व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति तरुण व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को कोई अश्लील पुस्तक बेचता है तो उस पर 3 साल का जुर्म का कारावास और 2000 रुपये जुर्माना, और वो ये कार्य जारी रखता है या अगली बार उसको फिर से पकड़ा जाता है, दोष सिद्ध की जाती है उसकी, तो अब की दोष सिद्ध की अमाउंट जो होगी, मात्रा होगी, वो 7 वर्ष हो जाएगी और जुर्माने की मात्रा 5000 हो जाएगी, बढ़ा दिया जाता है। अध्याय 15 295 धारा से लेकर 298 धारा तक है, छोटा सा अध्याय है और एग्जैक्टली ये अध्याय 15 जो है धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में है। एक धारा इसमें पूछी जाती है 295 की 295 धारा कहती है किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। अगर आप किसी धर्म का अपमान करने के आशय से उसके उपासना स्थल को क्षतिग्रस्त करते हैं या अपवित्र करते हैं तो आप पर जो कारावास होगा वो 2 वर्ष तक का होगा आपको कारावास, या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है आप पे, या फिर दोनों से आपको कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अध्याय शुरू होने वाला है जो अगले टर्म तक जारी रहेगा। बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है, अध्याय नंबर 16 जो कि धारा 299 से लेकर धारा 377 तक चलेगा। और इस अध्याय में अध्याय 16 है जो ये जिसमें बताया गया है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। ये पूरा अध्याय अध्याय 16 धारा 299 से 377 तक मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से संबंधित है, जिसमें पहली धारा और दूसरी धारा हमने आज के टर्न पे आपको पढ़ाई है। 2 धाराएं पढ़ाई हैं आज के टर्न पे क्योंकि बड़ी बड़ी धाराएं हैं, बहुत इम्पोर्टेंट धाराएं हैं ये दोनों। लगभग आपके आईपीसी में जो प्रश्न बनते हैं 50-60 प्रश्न इन 2 धाराओं से ही इंटरलिंक्ड होते हैं, चाहे वो केस लॉज हों, चाहे वो क्वेश्चंस हों, चाहे वो प्रॉब्लम्स हों। इसलिए इन 2 धाराओं को आप बहुत बारीकी से समझिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। समय चाहे थोड़ा ज़्यादा लगे या कम लगे हमें कोई फिक्र नहीं है, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। धारा 299 में आपराधिक मानव वध है जो कि मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम अभी इसको बहुत डिटेल्ड पढ़ाएंगे। और धारा 300 हत्या से संबंधित है, हत्या बताया गया क्या होता है, ये भी मुख्य परीक्षा हेतु उपयोगी है। फिर हमने अपना नंबर दे दिया 9450770672। अगर कोई असुविधा हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करिए। उसके अलावा एक हमने अपना चैनल का नाम भी दे दिया @ऑफ लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। अगर आपको असुविधा हो रही है यूट्यूब पर सर्च करने पर तो आप डायरेक्ट डाला करिए @ऑफ लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आप हम तक पहुंच जाएंगे तुरंत। तमाम प्लेलिस्ट आपने वहाँ पर दे दी है, मेंस के हिसाब की, सब्जेक्ट वाइज, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट वाइज, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। आप लोग उसका प्लीज़ फ़ायदा उठाइए और सेलेक्ट होइए। अब आ जाए हम धारा 299 आईपीसी की जो कि कहलाती है आपराधिक मानव वध या कल्पेबल होमिसाइड। क्या मतलब है आपराधिक मानव वध का, पहले बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझ लें क्योंकि एक एक शब्द आपको एज इट इज़ लिखना होता है। इन धाराओं में कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे लिखने में, आप समझ लें किस तरह से लिखना है आपको। जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु हो जाना संभव हो या ये ज्ञान रखते हुए कि ये संभावना है कि वो उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वो आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका आशय है और इस आशय या इतनी शारीरिक क्षति किसी को पहुंचा रहा है कि समझ रहा है इस बात को कि इतना ज्ञान है उसे कि अगर मैं इतनी क्षति इसको पहुंचा दूंगा तो संभव है कि वो व्यक्ति मर जाए, और ऐसा संभवता जानते हुए, ऐसा ज्ञान रखते हुए, ऐसा आशय रखते हुए वो व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है और ऐसे व्यक्ति की वो अगर वो मृत्यु कारित कर देता है तो ये माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानव वध किया। इसमें आपराधिक मानव वध और हत्या में एक फ़र्क यहीं पर हम समझा दें। यहाँ पर संभाव वर्ड आया है, संभावना है, मृत्यु हो जाने की संभावना है, डेड श्योर नहीं है, एकदम श्योर नहीं है। अगर श्योर हो जाता तो यही काम हत्या हो जाएगा जो कि अभी हम आपको पढ़ाएंगे धारा 300 में। यहाँ पर संभाव शब्द आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे कि संभावना है कि वो मृत्यु कारित कर दे, और इस तरह से अगर वो मृत्यु कारित कर देता है तो वो आपराधिक मानव वध करता है। आपको यहाँ पर हम स्पष्टीकरण पढ़ाएंगे। 3 स्पष्टीकरण इस धारा में बताए गए हैं, धारा 299 में।
पहला स्पष्टीकरण है, वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति कारित करता है और तद द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, ये समझा जाएगा कि उसने आपराधिक मानव वध किया। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जो था किसी रोग से पीड़ित था, फुल्ली तंदुरुस्त नहीं था पूरी तरह से, या कोई अंग शैथिल्य था, अंग शैथिल्य में थे कहते हैं कोई उसमें मतलब कोई कमजोरी थी, कमजोरी से ग्रस्त था, और आपने क्या किया, ऐसी शारीरिक क्षति की कि वो तुरंत मर गया, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि आपने उसकी क्या किया, आपराधिक मानव वध किया। दूसरी बात, जहाँ शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो उसने वो मृत्यु कारित की है, ये समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशल्यपूर्ण चिकित्सा करने से वो मृत्यु रोकी जा सकती थी। हुआ क्या, आपने किसी व्यक्ति को इस तरह से क्षति पहुंचाई कि वो व्यक्ति क्या हुआ, उस शारीरिक क्षति के कारण मर गया। हालांकि अगर उसको प्रॉपर टाइम पर चिकित्सा मिल जाती, अगर वो एकदम अस्पताल तुरंत पहुंचा दिया जाता, डॉक्टरों की देखरेख में पहुंच जाता, तो ये संभावना थी कि डॉक्टर्स उसे बचा लेते। तो इस हालात में अगर कोई मेरा व्यक्ति मरा है तो भी माना जाएगा आपने आपराधिक मानव वध किया ऐसे व्यक्ति का। स्पष्टीकरण 3 क्या कह रहा है, माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। अगर आप किसी माँ के पेट के अंदर किसी बच्चे को मार डाल रहे हैं तो ये मानव वध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, किंतु लगा दिया गया, किंतु जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानव वध की कोटि में आ जाएगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास ना ली हो या वो पूर्णतया उत्पन्न ना हुआ हो। कहने का मतलब है माँ के पेट के अंदर आपने अगर बच्चे को मार दिया तो वो आपराधिक मानव वध नहीं है, मगर बच्चा पैदा हो रहा था या उसका कोई हाथ पैर या कोई अंग बाहर निकल आया माँ के शरीर से, हालांकि ना उसने अभी तक सांस ली है और ना ही उसने वो पूर्णतः बाहर निकल पाया है अपने माँ के गर्भ से बाहर, ना ही पूर्ण तरह से उत्पन्न हुआ है, ना ही मतलब पूरी तरह से जन्म लिया है, तब भी अगर आपने मार दिया तो जैसे ही अंग बाहर निकलने पर अगर उसकी मृत्यु हुई है तो वहाँ पर वो आपराधिक मानव वध हो जाएगा, और अंदर ही मर गया है तो वो आपराधिक मानव वध नहीं है। ये बात ध्यान से समझ लें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस लॉ आता है सदोष मानव वध या हत्या में डिफरेंस से संबंधित, कि कब आप मान के चलेंगे कि सदोष मानव वध हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड है या हत्या है। हालांकि हम आगे आपको हत्या पढ़ाने जा रहे हैं, उससे आप क्लियर समझ जाएंगे। यहाँ पर एक केस आप समझ लें, केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का है ये, दयाल सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य AIR 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, दयाल सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य। इसमें हुआ क्या था, ये अभियुक्त जो था ये लाठी लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है लाठी लिखा हो, तो आप प्लीज इसको लाठी सही कर लीजिएगा। लाठी से लैस होकर जो था अभियुक्त मृतक के खेत में पहुंचा और जाके वहां पर उसने मृतक को गालियां देना शुरू कर दी, जिससे उसे लगा कि ये गाली सुन के उत्तेजित हो जाएगा, मगर वो व्यक्ति बेचारा उत्तेजना में नहीं आया, तो बिना उत्तेजना के वो उत्तेजना में नहीं आया, उसने उनकी गालियों का जवाब नहीं दिया, फिर भी इन्होंने क्या किया, उस पर लाठी से हमला कर दिया अभियुक्त ने, और लाठियां उसकी तब तक ये मारता रहा जब तक वो व्यक्ति गिर नहीं गया, और जैसे ही वो गिरा फिर भी इसने लाठी चलाई और गिरते ही वो व्यक्ति सर पे लाठी मार दी इसने और गिरते ही वो व्यक्ति मर गया। तो प्रश्न उठा कि क्या ये आपराधिक मानव वध था, क्योंकि इन्होंने लाठी से हमला किया है, कोई धारदार हथियार नहीं था, और या इन्होंने कहा कि हमारा मारने का आशय नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बेरहमी से इतना मारा कि आदमी गिरते ही मर गया और आप कहना चाहते हैं कि मानव वध है। ये कहीं से भी मानव वध नहीं है, आपने सीधे सीधे हत्या की है, क्योंकि आपने क्रूरतापूर्ण कार्य किया और तब तक आप व्यक्ति को मारे हैं जब तक कि वो गिरकर मर नहीं गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो केस था दयाल सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, अभियुक्त व्यक्ति को सदोष मानव वध न करके हत्या का दोषी ठहराया, कहा कि ये हत्या है। अब आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद IPC की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट धारा पढ़ने जा रहे हैं, धारा 300।
प्री से भी बहुत प्रश्न आते हैं कि धारा 300 को बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। बहुत सारे केस लॉज आते हैं। जब आप मेंस की परीक्षा देते हैं तो आपको जजमेंट राइटिंग आती है या कोई प्रश्न अराइज करके दे देते हैं, उससे पूछते हैं कि इसमें निर्णय लिख के दिखाइए, जजमेंट लिख के दिखाइए और ऑर्डर लिख के दिखाइए। तो आपको ज़्यादातर जो जजमेंट राइटिंग मिलती है वो धारा 300 से संबंधित होती है, या 299 या 300। तो 299 आपने आपको पढ़ाई, अब 300 आप बहुत बारीकी से पढ़िए, क्योंकि 300 में ये भी पूछा जाता है किन मामलों में हत्या है और किन मामलों में अपवाद है। तो जितने भी अपवाद में होंगे वो फिर से 299 में चले जाएंगे। मानव, अगर हत्या का अपवाद में आ गया आदमी तो आपराधिक मानव वध में चला जाता है। तो इसलिए आपको पूरी धारा अपवादों सहित, प्री में तो यही आ जाता है कितने अपवाद हैं, 300 धारा में तो 5 अपवाद हैं। अभी आप पूरा क्लियर समझ जाएंगे। सबसे पहले हम धारा शुरू करते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या। एज इट इज आपको लिखना होता है एतिस्मन पश्चात। एतिस्मन पश्चात होता है हियर एंड आफ्टर, यहाँ और यहाँ इसके बाद, आपराधिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वो कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। जैसा कि आपराधिक दशाओं को यहाँ पर या इसके बाद उपदर्शित की गई हैं, कहीं पर भी उन आपराधिक दशाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो जो है हर आपराधिक मानववध हत्या है। अगर वो काम जो आप कर रहे हैं जिसके द्वारा आपने हत्या कारित की है, इसमें आपका आशय था कि आप हत्या कारित कर दें। इस धारा में, बल्कि पूरी आईपीसी में हमने जब शुरू की थी पढ़ाना, तभी हमने कहा था कि आशय का, इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है आईपीसी में। कोर्ट देखता है कि आपका एग्जैक्टली आशय क्या था। तो अगर आपका आशय मृत्यु कारित करने का था और आपने मृत्यु कारित कर दी और वो आपराधिक दिशाओं में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने हत्या कर दी, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे जिससे अपराधी जानता हो कि वो उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है जिसको वो अपहानि कारित की गई है। अथवा, कहने का मतलब है आपने दूसरे बात में ये कहा गया है कि अगर आपने ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किसी व्यक्ति पर हमला किया कि आप जानते थे कि इस जो आप काम कर रहे हैं उससे क्या होगा, मृत्यु हो जाना संभव है, तो वो अपहानि जो आपने कारित की वो क्या हो गई, हत्या कहलाएगी। अगर आप उससे वो व्यक्ति मर गया। दृष्टांत भी इसमें बहुत हैं। जैसे पहले वाले दृष्टांत में क्या होता है कि आपको आशय था, मान लीजिए आप गए, आपने सटाक गोली मार दी किसी को तो वो मर गया, यहाँ पर आपने हत्या की। दूसरे का आप इलस्ट्रेशन समझ लीजिए कि आपने क्या किया, तलवार से किसी व्यक्ति पर अटैक कर दिया, आपने ताबड़तोड़ तलवार से अटैक कर दिया। तो चूंकि आप इस तरह से आप जानते थे और आपका आशय भी था मार डालने का, तो आपने इतनी क्षति कारित कर दी क्योंकि वो व्यक्ति मर गया, तो आपने हत्या की। तीसरी बात, यदि वो किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो और वो शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। आपने क्या किया, किसी व्यक्ति पर जो है, अभी जो हमने शायद इलस्ट्रेशन आपको बताया था कि जो तलवार वाला था कि तलवार से आपने अटैक कर दिया, वो इलस्ट्रेशन एग्जैक्टली तीसरे वाले का है कि यदि वो किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षति करने के आशय से किया गया हो और वो शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। ये जो हमने इससे पहले इलस्ट्रेशन पढ़ाया था कि आपको कहा था हमने, कोई आदमी किसी पर तलवार से अटैक कर देता है और ताबड़तोड़ उस पर वार करता है तलवार से और उस आदमी को मार डालता है, तो एग्जैक्टली ये पर्याप्त कहलाएगा, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त था कि वो उसकी मृत्यु कारित कर देता। दूसरे का इलस्ट्रेशन जो हम दूसरा वाली बात है उसका इलस्ट्रेशन इस तरह से आप समझ लीजिए कि यदि वो शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया होगा जिससे अपराधी जानता हो, इसमें एक वर्ड आया जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है। अब जानता को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। अभी हमने आपको बताया था जब हम 299 पढ़ा रहे थे,
299 का जो स्पष्टीकरण हमने आपको पहला बताया था कि कोई विकार रोग से पीड़ित था, कोई आदमी को रोगी था और आप नहीं जानते थे कि आदमी रोगी है और आपने अटैक कर दिया, वो मर गया। तो वही अटैक, आपने उसको घूंसा मार दिया मान लीजिए बहुत तेज, और वो आदमी मर गया क्योंकि वो रोगी पहले से था, वो मर गया, आप नहीं जानते थे कि वो रोगी है। तो आपके हाथों अगर वो मरा तो वो हो गया आपराधिक मानव वध। यहीं पर ये दूसरा वाला केस बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। यहीं पर ऐसा कोई आदमी है जो कि रोगी है और आप जान रहे हैं कि इसका जो तिल्ली है, पेट में एक जगह चीज होती तिल्ली जिसको स्प्लीन कहते हैं, आप जानते थे कि आपका पड़ोसी था, आप जानते थे कि स्प्लीन इसकी बड़ी हुई है, तिल्ली बड़ी हुई है, अगर एक इसके घूंसा जो है तिल्ली पे पड़ जाएगा तो ये आदमी मर जाएगा। तो आप चूंकि जानते थे, यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अपराधी जानता हो दूसरे वाले में, तो आप जानते थे कि इसकी तिल्ली बड़ी हुई है, अगर हमने इसकी तिल्ली पर, इसके पेट पर एक घूंसा मार दिया तो इसकी तिल्ली पर घूंसा लगेगा, स्प्लीन पे घूंसा लगेगा और ये व्यक्ति मर जाएगा। तो आप जानते थे इस रोगी है और आप ये जानते हुए आपने अगर अटैक किया और वो मर गया तो ये आपने हत्या कर दी। अगर आप नहीं जानते होते और आपसे ऐसा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति मर जाता तो वो आपराधिक मानव वध होता, और आप जानते थे, आपने अटैक कर दिया और अब वो व्यक्ति मर गया तो ये आपने आपराधिक मानव वध ना करके हत्या किया। चौथा आप पॉइंट समझ लीजिए, यहाँ पर हमने एक वर्ड लिख दिया है जाप। तो पहले वाले में तो कोई डाउट है नहीं, जाप से है। पहले जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो जानता था, जाप मीन जानता था, जा मीन जाप जानता था, और पा मीन्स पर्याप्त। तो 2 और 3 में जाप याद रखना है आपको। दूसरे में व्यक्ति जानता हो कि इसको रोग है या ऐसी आपत्ति से मर जाएगा, और तीसरे वाले में पर्याप्त क्षति आपने पहुंचाई हो जिससे वो व्यक्ति मर जाए, तो दोनों ही मामलों में आप हत्या करते हैं। चौथा और आखिरी जो बिंदु है हत्या का वो समझ लें, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता हो कि वो कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधि संभावना है कि वो मृत्यु कारित कर ही देगा, और ऐसा कार्य वो बिना किसी प्रतिहेतु के करता है। अगर आप पूरी तरह से जानते हो कि हाँ ऐसा काम करने से आप व्यक्ति को मार ही डालोगे, बचना है ही नहीं, और ऐसा आप बिना कुछ किसी हेतु के बिना कुछ सोचे विचारे कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, हत्या करते हो। जैसे आप किसी कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, लोगों का समूह है, उस पर भरी हुई तोप चला देते हो, तो जाहिर सी बात है किसी एक व्यक्ति को आप नहीं मारना चाह रहे थे, मगर आपका उद्देश्य, आपका आशय व्यक्ति को मारना ही था, और आपने तोप चला दी और उसमें कोई विशिष्ट व्यक्ति मर गया। भले ही आपका उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मारने का उद्देश्य ना रहा हो, आशय ना रहा हो, फिर भी आप क्या हैं, हत्या के दोषी हैं, क्योंकि आपने बिना कुछ सोचे समझे, हालांकि आप जरूर बिना कुछ सोचे समझे, पूर्व चिंतन किए बगैर आपने इतना खतरनाक काम किया जिससे मृत्यु होना संभव ही थी, होना ही थी, इसलिए आपने क्या किया, हत्या किया। एक केस यहाँ पर है, खुशविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019। सुप्रीम कोर्ट ने, असल में इस केस में हुआ क्या था, एक व्यक्ति था जिसने एक ही परिवार के 5-6 लोगों का किडनैप किया था, और किडनैप करने के बाद इनको नशीली दवाएं खिलाईं, और नशीली दवाएं खिला के इसने क्या किया, चलती धारा में इनको धक्का मार दिया, तो ये लोग मर गए थे। तो ये व्यक्ति जो चाहता था, ये कह रहा था कि हमें आपराधिक मानव वध का दोषी ठहराया जाए, ना कि हत्या का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपने हत्या की है, क्योंकि आपने पूरी तरह से आप दोषी हैं हत्या करने के, क्योंकि आपने इतना, आप पूरी तरह से जानते थे कि आप इन लोगों को, जहाँ ये लोग बेहोश हैं, ये अपनी अपनी प्रतिरक्षा नहीं कर पाएंगे, पानी की धारा में डूबकर मर ही जाएंगे, इसलिए आपराधिक मानव वध नहीं बल्कि आप हत्या के दोषी हैं। फिर यहाँ पर आ जाइए अपवाद। हम कह रहे थे धारा 300 के अपवादों को आपको जरूर समझना है। पहला अपवाद समझ ले आप, आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है। पहली बात पूछी जाती है आपसे कि कब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, तो पहला अपवाद समझ ले, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वो गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने वो प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे, या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। कहने का मतलब है,
आपको किसी व्यक्ति ने प्रकोपन दिया और उस प्रकोपन के अंतर्गत आप अपनी आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गए, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए और उस प्रकार प्रकोपन के फलस्वरूप आपने किसी व्यक्ति की या जिसका या उस व्यक्ति की जिसने प्रकोपन दिया या दुर्घटनावश किसी और व्यक्ति की हत्या कर दी है, तो यहाँ पर हत्या जो है हत्या ना होकर आपराधिक मानव वध कहलाएगी। बहुत इलस्ट्रेशन इसमें है। हालांकि आपको एक यह याद रखना है कि कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है और वो अपना काम कर रहा है अपने नियोजन के अधिकृत होकर और आप प्रकोपित हो जाते हैं अपने आप और उसको मार डालते हैं, तो यहाँ पर प्रकोपन उसके द्वारा नहीं दिया गया था, यहाँ पर आपको प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपने हत्या की है। हालांकि आप किसी की जैसे नाक खींचते हैं और वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपने आप को बचाने के लिए, उसके बाद पिस्टल थी, उसने पिस्टल से आपको मार दिया, तो यहाँ पर उसको प्रकोपन का फ़ायदा मिलेगा कि उसने आपराधिक मानव वध किया है, ना कि हत्या। फिर अपवाद 2 में आ जाइए। पहले में प्रकोपन है, दूसरे में प्रतिरक्षा है। अपवाद 2 बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं इस पर। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भाव पूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन किए बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करके किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वो प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा था। बहुत ध्यान से समझिए एक एक शब्द कि अगर मान लीजिए आप क्या हुआ, आप अपनी शरीर की या किसी व्यक्ति की अपनी संपत्ति या किसी दूसरे की शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का सद्भावनापूर्वक प्रयोग कर रहे थे, मगर आपने प्रतिरक्षा का शक्ति जो जितनी आपको करना चाहिए थी उससे ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर दिया। कहने का मतलब है प्रतिरक्षा आपने उस हद से ज़्यादा कर दी जितनी आपको करना चाहिए थी, मगर ऐसा आपने प्रतिरक्षा का अतिक्रमण बिना पूर्व चिंतन के किया है और इस अपहानि से आप किसी व्यक्ति को मार डालते हैं, वो धोखे में मर जाता है, या धोखा यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, धोखा अगले वाले अपवाद में इस्तेमाल हुआ है। तो अगर ऐसा आपने अपनी प्रतिरक्षा के दौरान ऐसा काम कर दिया है, ऐसा अधिकार का अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग अपनी लिमिट से ऊपर कर दिया और वो व्यक्ति मर जाता है, तब भी आप आपराधिक मानव वध के ही दोषी होंगे, आप हत्या के दोषी नहीं हैं। अपवाद 3 में देखिए भूल की बात आएगी या दुर्घटना की बात आएगी। देखें अपवाद 3 कहता है आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वो अपराधी ऐसा लोक सेवक, तीसरा लोक सेवक से है, चौथे में आएगी बात, तीसरा लोक सेवक से संबंधित है। आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वो अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक के मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वो विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी की मृत्यु कारित की गई है वैमनस कहते हैं दुश्मनी, वैमनस के बिना मृत्यु कारित करे। कहने का क्या मतलब है कि आप कोई लोक सेवक था, वो अपने लोक सेवक होने के नाते अपने न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कोई काम कर रहा था और उस लोक सेवक ने अपनी जो शक्तियाँ उसको प्राप्त थी उससे थोड़ा सा बढ़ के, मान लीजिए उसको हत्या कर अपने सेवा के दौरान इतनी शक्ति का प्रयोग करना था कि वो हत्या ना करे, मगर हत्या के अलावा क्योंकि मृत्यु तक ना हो और बाकी सारे हाथ पैर तोड़ने का अधिकार हो उसको, फिर भी वो क्या करे अपनी शक्ति के आगे बढ़ जाए और किसी विधिपूर्ण प्रयोजन में ही जिसका उसको मतलब आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही आपका मृत्यु करने का उसका आशय था, अपनी ड्यूटी करते वक्त अपनी शक्ति की सीमा से परे चला जाए और वो किसी व्यक्ति की हत्या कर दे, उसके कर्तव्य पालन के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पर मृत्यु अगर उसने बिना किसी दुश्मनी के की है, उसका दुश्मनी का कोई पहले से दुश्मनी नहीं थी, तो यहाँ पर उस लोक सेवक द्वारा की गई हत्या जो है हत्या ना होकर आपराधिक मानव वध होगी।
चौथा अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीत से कार्य किए बिना किया गया हो। एक एक शब्द इसका याद रखिएगा, एक एक शब्द अपवाद 4 का इस्तेमाल होता है, इन्हीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं। इसी प्रश्न से आप एक एक शब्द का मतलब अगर नहीं समझेंगे तो आप गलत कर जाते हैं, हत्या लिख के चले आते हैं आपराधिक मानववध को, पूरा जजमेंट आपका गलत हो जाता है। यहाँ से कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो गया और उस झगड़ा के में उसको आवेश आ गया और आवेश की तीव्रता इतनी बढ़ गई उस अचानक लड़ाई के दौरान कि उसने बिना कुछ सोचे हुए और बिना कोई अनुचित लाभ उठाए हुए और बिना क्रूरता किए हुए और बिना अप्रायिक रीत से, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो एकदम लीक से हटके किया जाए, और ऐसे काम के दौरान उसने किसी व्यक्ति की अगर हत्या की है तो हत्या नहीं, आपराधिक मानववध है। ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा याद, क्रूरता ना हो कि ये नहीं कि आप लाठी मारे तो मारते ही चले जा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है अचानक आपने एक लाठी मारी और एक ही लाठी में मर जाए। यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि एक लाठी मारी और एक ही लाठी से व्यक्ति मर गया तो यह आपराधिक मानववध है, और आदमी गिर गया आपने दोबारा लाठी मार दी तो यहीं पर वो व्यक्ति अगर अगली लाठी या 2-3 लाठी और मार दी आपने और तब मरता है तो ये हत्या हो जाएगी। समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर, अगर एक लाठी में आदमी मारी और उसी में मर गया तो इसका मतलब आपने क्रूरता नहीं की है, तो यहाँ पर ये आपराधिक मानववध का आपको लाभ मिलेगा। मगर आप वो व्यक्ति गिर जाए और फिर भी आप लाठी चलाते रहे और मार डाले तो यहाँ पर आपने हत्या की है। एक केस है बहुत इंपॉर्टेंट, रामवीर बनाम दिल्ली एनसीआर 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हुआ यह था, पति पत्नी में लड़ाई हो गई थी, पति नशे में था, उसने जो रॉड थी लोहे की उस रॉड से अपनी पत्नी का गला दबा दिया। तो गला दबाने पर केस इनको 302 के अंतर्गत हत्या का केस माना गया। सुप्रीम कोर्ट जब ये गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या नहीं है, आपराधिक मानववध है, क्योंकि इनका कार्य बहुत क्रूरतापूर्ण नहीं था, धोखे में इनसे नशे में गर्दन थोड़ी तेज दब गई और औरत मर गई। कुल मिलाकर आपराधिक मानववध में इनको मतलब जो हत्या का अपवाद चौथा उसका फायदा मिला था। अपवाद नंबर 5 और आखिरी है, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु का जोखिम उठाए। कोई व्यक्ति अगर 18 वर्ष से अधिक का है और वो अपनी जान का जोखिम उठा रहा है, जैसे मान लीजिए 2 और लड़का लड़की होते हैं, दोनों बालिग होते हैं, 18 साल के ऊपर के हैं, और लड़की कहती है या तुम मेरी हत्या कर दो उसके बाद तुम भी सुसाइड कर लेना, तो वो आदमी उस लड़की की बात सुनकर उसके लड़की की हत्या कर देता है। यहाँ पर वो हत्या ना होकर मानववध है, आपराधिक मानववध है, हत्या नहीं है, क्योंकि वो लड़की 18 वर्ष से अधिक थी और उसने अपनी जान का जोखिम खुद उठाया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जाता है हत्या और मानववध के बीच डिफरेंस कोई केस बताइए, तो रेग बनाम गोविंदा, आर बनाम गोविंदा 1876 का केस है। ये हत्या और मानववध में अंतर को दर्शित करता है। अब आप आ जाइए, इस तरह से धारा 300 तक हमने पूरी कर दी। 2 धाराएं 3 और पढ़ा दें हम आपको आखिरी टर्न पे, फिर इसके आगे का हम अगले टर्न पे आपको समझाएंगे। धारा 301 है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध। कहने का मतलब है आपने गोली चलाई किसी व्यक्ति पर, उसके ना लग के उसके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा था, वो मर गया, तो आप पर वही सजा होगी जो जिसका आपको आशय था। मान लीजिए ए पर आपने गोली चलाई मगर ए ना मर के बी पे गोली लगी, जाके बी मर गया, तो ये माना जाएगा कि आपने ए की हत्या ही की है, आपने हत्या की है और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब जिस तरह से ए की हत्या पर जो चार्ज लगता है वही आपसे द्वारा जो बी की हत्या हुई है उस पर आपके ऊपर वही चार्ज लगेगा। फिर आईपीसी की धारा 302 है, जिसमें कहा गया हत्या के लिए दंड। तो हत्या के लिए दंड या तो हत्या जो कोई हत्या करेगा वो या तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें एक केस है मंजू बनाम दिल्ली राज्य 2019 सुप्रीम कोर्ट, ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित केस था। इसमें एक महिला थी जिसकी पुत्री पैदा हुई थी और पुत्री पैदा होने पर वो पुत्री मृत पाई गई थी
ऑपरेशन से लड़की पैदा हुई थी, तो जो परिवार वाले लोग थे उन्होंने कहा कि इसने लड़की होने की वजह से अपनी लड़की का गला घोट दिया। हालांकि वो महिला हल्के से नशे में थी क्योंकि ऑपरेशन से लड़की पैदा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, इसने हत्या नहीं की थी और ना ही ये दोषी है। इसको बाइज्जत मंजू जी को जो था बाइज्जत बरी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आ जाइए, एक धारा है 303, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति जिसको आजीवन कारावास हो चुका है और वो आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है और ऐसा दंडादेश के अधीन रहते हुए अगर वो हत्या करता है तो सिर्फ उसको क्या होता है, मृत्यु दंड मिलता है। ये कहलाती है आपकी धारा 303। एक केस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मिट्ठू या मीठू बनाम राज, 1983 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 303 जो है असंवैधानिक है, क्योंकि ये किसी भी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मनमाना व्यवहार कर रहा है कि कोई व्यक्ति पीड़ित है और पहले से दोष सिद्ध है तो उसके लिए अलग से ये धारा जो है असंवैधानिक करार दी थी। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट हम ये पढ़ लें टॉपिक। इससे 3 केस हम पहले सुप्रीम कोर्ट के आपको पढ़ा चुके हैं। 2022 के चौथा केस है ये। पिछले टर्न पर 3 केस पढ़ाए थे हमने। चौथा केस ये है, उत्तराखंड राज्य बनाम सचेंद्र सिंह रावत, EIR 2022। इसमें हुआ क्या था एग्जैक्टली, ये धारा 302 के अपवाद 4 से संबंधित है। इसमें हुआ यह है, मृतक के सिर पर प्रत्युत्तरदाता द्वारा लाठी से प्रहार कर उसकी मृत्यु कारित करने पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 300 के अंतर्गत के अपवाद 4 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए जाने की वैधता, जहां मृतक की मृत्यु घटना कारित होने से 10 दिन के बाद हुई। कहने का मतलब है, व्यक्ति के सिर पर लाठी मारी गई थी, लाठी मारने से वो व्यक्ति मर गया था, तो विचारण न्यायालय जो था उसने इनको क्या किया, मृत्यु जो धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाया, जबकि उच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ये हत्या नहीं है, जबकि आपराधिक मानववध है, क्योंकि इनको धारा 300 के 4 अपवाद 4 का फायदा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देख लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर शरीर का नाजुक भाग होता है और सिर पर मात्र एक प्रहार भी मृत्यु का कारण बन सकता है। मृत्युदाता प्रत्युत्तरदाता का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के भाग 3 और 4 के अंतर्गत आएगा, ना कि अपवाद 4 के अंतर्गत। कहने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि इन्होंने सिर पर लाठी मारी थी और सिर पर लाठी मारने का मतलब है इतना नाजुक हिस्सा है, जो कि भाग 3 में हमने आपको बताया था जो पर्याप्त होता है, इतनी एक लाठी भी पर्याप्त है अगर सिर पर कायदे से मार दी जाए। और चौथे में बताया था कि ये कार्य इतना आसन्न पूर्ण हो सकता था कि इससे मृत्यु हो जाती। इसलिए विचारण न्यायालय का जो निर्णय था वो ठीक था। इन्होंने हत्या की है, इनका हत्या करने का आशय था। और उच्च न्यायालय का जो आपराधिक मानववध मतलब धारा 300 का अपवाद 4 का लाभ देना, वो निर्णय गलत था। इसलिए उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल रखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने अपना नंबर दे दिया है 9450770672। अगर कोई आपको असुविधा है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिए, या फिर हमने अपना चैनल दे रखा है आपको पहले से ही @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। अगर कोई असुविधा है तो आप हमसे संपर्क करिए। पर डे हम आपको 50 धाराएँ इस उद्देश्य से दे रहे हैं कि हम आपको 10 दिन में IPC कंप्लीट करके दे दें, क्योंकि CRPC हमने 10 दिनों में आपको कंप्लीट करके दे दी है। आगे इस मैटर को सबको आप पहुंचाते रहिए, जिससे सारे लोगों को फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कम कर रहे हैं आप। ठीक, धन्यवाद।